चलिए, तो आज जो कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे उसमें पहले कुलम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस है देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो इलस्ट्रेशन मैंने लिया है इसमें एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ऐसे चार चार्जेस रखे गए हैं, चार्ज पार्टिकल्स, और किसी एक स्मॉल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स जीरो करना है। चारों यहाँ पे फिक्स्ड है, तो नेट फोर्स अगर यहाँ पे जीरो करना है तो उनके लिए रिलेशन पूछा गया है। तो आपको पता है जब भी हम लोग को एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल ऐसे दिए गए हैं और किसी एक पे फोर्स लिखना है, तो हम लोगों ने कहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसको फर्स्ट चार्ज, इसको सेकेंड, यहाँ पे थर्ड चार्ज और इसको फोर्थ चार्ज लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे चार्जेस का फोर्स दिखाएंगे किसके ऊपर, फोर्थ चार्ज के ऊपर। तो ये सेकेंड फोर्थ को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू 2 का डायरेक्शन आ गया। सिमिलरली थर्ड वाला जो है फोर्थ को इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 4 और ड्यू टू 3 दिखा देंगे, और ऐसे दिखाएंगे तो ये फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए हर एक चार्ज को। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर जब फोर्सेस दिखाएंगे तो ये रेडियल फोर्स है, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ऐसे दिखा दिया। अब आपको नेट फोर्स जीरो करना है, तो नेट फोर्स ऐसे जीरो होगा तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 का मॉडुलस लिख लें। तो ये आपको आ जाएगा Q इंटू क्यू, कूलम्ब्स लॉ से लिख लें, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्स ऑन 4 और ड्यू टू 2 लिखें तो ये आपको पता है कितना आ जाएगा यहाँ से, तो Q इंटू क्यू और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस ध्यान से देखें तो √2l का होल स्क्वायर आ गया। ये l और l था, ये √2l आ गया। अब आपको पता है इन दोनों फोर्सेस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो वेक्टर्स का जो हमें कॉन्सेप्ट पता है उससे ये पता, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब 4-3 और 4-1 जो फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग आ जाएगा। तो हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप में दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते थे, कहते हैं कि ये फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 अगर ये 1 है और ये फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 है, तो जब पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते तो ये जो रिजल्टेंट इनका आता वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता। मीन्स किसी एक के साथ दिखाना हो तो हम लोग उसको 45 डिग्री ऐसे एंगल लिख लेते। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग आ जाएगा जहां आपको 4-2 है। तो हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि अब हम लोग नेट फोर्स ऑन Q को जीरो कर दें। तो नेट फोर्स ऑन 4 ये जीरो दिया गया है, तो यहां से लिख लेते कि आपको इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, इन दोनों के रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो पैरेललोग्राम लॉ से लिखते। तो मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं √2 इंटू F41 या F43 तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर पैरेललोग्राम लॉ से लिखेंगे तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 करते, तो इतना आ गया। अब आपको यहां से ये √2 यहाँ पे रख देंगे, Q इंटू क्यू और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर, और ये इस साइड आ गया तो माइनस का Q² और ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे √2 इंटू एल का और होल स्क्वायर। यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करना है, Q का टर्म कैंसल आउट कर दे और इस माइनस साइन को इस साइड लिख लेते हैं। तो पहले तो माइनस Q लिखा, ठीक है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। यहाँ एक √2 है और ये वाला स्क्वायर 2, तो इस साइड आके वो बन जाएगा 2√2 इंटू क्यू। तो ये उनके बीच का रिलेशन आ गया।
मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू इसके 2√2 टाइम्स होगा और नेचर दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ये आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया और वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे रिजल्टेंट लिखने के लिए वो। तो इसको देख लें, फिर जल्दी से अगला करते हैं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देख लें। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अपने को मिलेंगे कि कोई पॉलीगन होगा, उसके कॉर्नर्स पे आपको इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे गए होंगे और किसी एक कॉर्नर पे अगर चार्ज नहीं है तो इन सब का फोर्स पूछा जाएगा कि सेंटर पे जो चार्ज है उस पे कितना होगा बताएं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री यूज करेंगे। सिमेट्री यूज करेंगे और कैलकुलेशन उससे थोड़ा आसान बन जाएगा। तो पहले ये समझे सिमेट्री का मतलब कि अगर मान लेते ये पेंटागन था और इसके पांचों कॉर्नर पे अगर चार्ज होते तो नेट फोर्स जब वो सेंटर वाले चार्ज पे लिखते तो नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द पेंटागन कितना लिख लेते, 0। कैसे लिखते, तो कहते कि ये वाला इसको अपनी तरह अगर अब सेम नेचर के हैं तो कहते कि ये इसको यहाँ रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसको फिर यहाँ रिपेल करता, ये वाला इसको फिर यहाँ रिपेल करता, ये वाला फिर वैसे ही आपको रिपेल करता और ये वाला भी फिर रिपेल करता। तो ये जो आपको यहाँ पे फोर्सेस दिखते, तो टोटल कितने फोर्स दिखते, 5 फोर्स दिखते। और पांचों फोर्स जो है, एक ये वाला जैसे फोर्स दिखाया, फिर एक ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फोर्स दिखाते, फिर इसका फोर्स ऐसे कुछ नीचे की तरफ, फिर इसका कुछ इधर कहीं दिखाते, ऐसे 5 आपको फोर्सेस दिखाते। इन पांचों फोर्स के बीच का जो ये एंगल दिखाते वो क्या आ जाता, आपको इक्वल आ जाता। ठीक है, और टोटल 360/5 कर देते तो ये आपको एंगल मिल जाता। अब इन पांचों वेक्टर्स को लेके अगर हम लोग एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करते तो कैसा आता पॉलीगन, जैसे देखिए पहले मान लेते मैं इसको ले लेता। ठीक है, तो कोई भी एक पहले मार्क कर लेते कहीं पे भी से, ये वाला आपने ऐसे दिखा दिया। अगला क्या करते इसके बाद, ठीक है, इसको ड्रॉ करना शुरू करते ऐसे, फिर उसके बाद क्या कर देते, इसके बाद अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते कुछ ऐसे, फिर उसके बाद इसको कुछ ड्रॉ करना शुरू करते और फिर फाइनली इसको ड्रॉ करते। तो ऐसा कुछ आपको एक क्लोज पॉलीगन बन जाता। अब आपको 11th क्लास में हम लोगों ने लिखा था कि जब भी आपको इस तरीके का कोई क्लोज पॉलीगन बनेगा तो इन वेक्टर्स का जब सम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आपको 0। कैसे, तो एक बार याद कर लेते हैं। वहां हम लोग कहते थे कि अगर n साइड का कोई पॉलीगन है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसमें n-1 वेक्टर्स इन ऑर्डर थे, n साइड का पॉलीगन और उसमें n-1 वेक्टर्स ऑर्डर में थे अगर, तो जो आखिरी वाला वेक्टर होता था या आखिरी वाला साइड इन रिवर्स ऑर्डर वो उनके रिजल्टेंट को आपको रिप्रेजेंट करता था। तो अगर इन 4 का रिजल्टेंट कहा जाता तो ये वाला इन रिवर्स ऑर्डर लेते। अब इन चारों का ये रिजल्टेंट है और उसको जैसे 5वें साइड के साथ ऐड करते तो वो कितना बन जाता, 0। मीन्स अगर ये वेक्टर A है, थोड़ी देर के लिए ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, तो जब आप A, B, C और D का सम करते तो वो इस E के क्या आता, नेगेटिव वेक्टर के बराबर। तो इन चारों की जगह अपन जैसे -E लिखते तो पांचों का सम अपन कितना कर देते, 0 कर देते। तो पांचों का वहां से सम और 0 आ जाएगा। तो इन चारों की जगह पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन से -E लिखते और ये वाला +E और ये 0 हो जाता। और आसानी से रिलेट करना हो तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए देख लेते हैं। तो अगर मान लेते कोई ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके कॉर्नर पे अगर चार्जेस रखा जाए तो सेंटर वाले चार्ज पे जब फोर्स लिखेंगे तो इसका यहाँ दिखाते और इसका यहाँ दिखाते और इसका यहाँ दिखाते। फिर से इन तीनों को अगर हम लोग दिखाना शुरू करते तो पहले ये वाला फोर्स दिखाते, फिर उसके साथ ये वाला दिखाते और फाइनली ये वाला दिखाते।
इन तीनों का जब सम करते तो इन दो का रिजल्टेंट ये वाला आ जाता अपोजिट डायरेक्शन में, और जब इसके साथ ऐड करते तो वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। और आसानी से समझना तो हम लोग मान लेते किसी स्क्वायर के कॉर्नर का केस ले लेते हैं। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि जब सेंटर पे कोई चार्ज रखते तो ये वाला इसको यहाँ रिपेल करता, तो ये वाला जो है यहाँ रिपेल करता, और चार्जेज अगर इक्वल है तो दोनों फोर्स बराबर, इनका रिजल्टेंट 0। फिर ये वाला इसको यहाँ रिपेल करता है, ये वाला यहाँ, तो इनका सम क्या हो जाता है, 0। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अच्छे से क्या आपको याद रखना है कि जब भी कोई पॉलीगन है और उसके कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस रखे गए हैं, तो अगर हर एक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है तो सेंटर पे उनका जब फील्ड लिखेंगे, नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो 0 आएगा। और अगर वहां किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, सबसे आसानी से इससे समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए देख सकते थे, वही पेंटागन, हेक्सागन सबके लिए लिख सकते हैं। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसके कॉर्नर पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, तो सेंटर वाले चार्ज पे उसका फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे तो 4 ही कॉर्नर पे चार्ज है, 5वां कॉर्नर तो फ्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री यूज करेंगे। 5 पे अगर चार्ज होता तो फिर तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता आपको, 0। तो अभी 5 पे चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो एक हम लोग प्लस Q मान लेंगे और एक माइनस Q मान लेंगे। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, तो हम लोग इसको Q और माइनस Q 2 पॉइंट चार्जेज यहाँ मान लेंगे। अब उनमें से इन 5 का जब फोर्स लिखेंगे सेंटर वाले चार्ज पे, तो इन 5 का फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो दूसरे फिगर में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उस पेंटागन के और कॉर्नर पे अब सिर्फ फोर्स सेंटर पे लिखना है, तो ये माइनस Q चार्ज रहने देंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको फोर्स लिखना है। तो अगर ये Q चार्ज है तो ये नेगेटिव वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर इज टुवर्ड्स या अलोंग द कॉर्नर लिख सकते थे, या वर्टेक्स हैविंग नो चार्ज, जो एम्प्टी वाला होगा उसके अलोंग। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के अगर 2 कॉर्नर पे हो, तीसरे पे नहीं हो, तो नेट फोर्स तीसरे की तरफ हो जाएगा। अगर स्क्वायर है, 3 पे है, चौथे पे नहीं है, तो नेट फोर्स उस चौथे कॉर्नर की तरफ हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको मैग्नीट्यूड अच्छे से याद रखना है, तो ये डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस या साइड आपको दिया जाए, तो साइड यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर से अगर कुछ डिस्टेंस a है थोड़ी देर के लिए, साइड अगर मेंशन होगा तो वो लिख सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस a है सेंटर से, तो फोर्स को हम लोग क्या लिख लेंगे, Q इंटू Q और अपॉन में और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, a स्क्वायर। तो ऐसे मैग्नीट्यूड। तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो मिसिंग कॉर्नर होगा वहां पे 2 चार्जेस लेके और नेट फोर्स फिर उधर ही दिखाएंगे। तो ये नोट कर लें, फिर अगला देखते हैं। चलिए, तो अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खूब सारे मिलेंगे कि एक ही पॉइंट से 2 इंसुलेटिंग थ्रेड से 2 चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, और फिर वहां पे उनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पे मासेज ऑफ ईच बॉल m है, चार्जेस इक्वल हैं, थ्रेड का लेंथ l है, और इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ एंगल कितना दिया गया है, थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो हम लोग को इक्विलिब्रियम में पता है कि फोर्सेस क्या करना पड़ेगा, वहां पे नेट 0। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, उसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मान ले हॉरिजॉन्टल में हमने x ले लिया और ऊपर की तरफ y लिखा। तो कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए fx और fy दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे
ये वाला इसको लेफ्ट में रिपेल करेगा, इसका वेट नीचे की तरफ, और टेंशन फोर्स टी इस लाइन के अलोंग होगा। अब आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मैंने किधर इनको रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। यह एंगल थीटा है तो आपको पता है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और फिर जब आप fx 0 करेंगे तो fx 0 करेंगे तो यहाँ से t का साइन कंपोनेंट आएगा, और ये किसके बराबर आ गया, fe के बराबर। फिर जब आप fy 0 करेंगे तो fy को 0 करेंगे तो t का कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, cos कंपोनेंट। ये किसके बराबर दिखेगा, mg के बराबर। तो fx और fy को 0 करके और फिर यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दें, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो tan थीटा का टर्म जब लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, fe अपॉन mg के बराबर। ये लिख लिया। अब अगर से इस क्वेश्चन में हमसे चार्ज पूछा गया है, थीटा और एल दिया गया है, तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो mg tan थीटा को fe के बराबर लिखते, और fe को आप कूलम्स लॉ से लिखेंगे तो q स्क्वायर और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस अगर l है, स्ट्रिंग का लेंथ l है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, l साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे r की जगह l साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ से q के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से q का टर्म आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी पे एक और क्वेश्चन है, पहले एग्जाम का आया हुआ, हर एक बुक पे आपको मिल जाएगा, वो करते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे एक कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो बॉल ऐसे सस्पेंड किए गए विथ हेल्प ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। इक्विलिब्रियम में ये एंगल आपको थीटा दिखाया गया है, वर्टिकल के साथ लिखा गया है। बॉल्स के मासेज इक्वल हैं, चार्ज भी इक्वल है और डेंसिटी भी रो है। अब इस पूरे सेटअप को किसी लिक्विड मीडियम में इमर्ज करते हैं। उस लिक्विड मीडियम का डेंसिटी सिग्मा है, और कहा गया अगर एंगल थीटा चेंज नहीं हो तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो इसको एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो अब तो आपको पता है इक्विलिब्रियम में हम लोग फोर्सेज अलोंग एनी डायरेक्शन क्या करेंगे, जीरो। तो पहला केस सस्पेंडेड इन एयर का केस है। तो व्हेन सस्पेंडेड इन एयर, तो जब अपन किसी एक बॉल पे फोर्स दिखाते, ठीक है, तो किसी एक बॉल पे फोर्स दिखाते तो आपको पता है दूसरे बॉल का उसके ऊपर कौन सा फोर्स आ जाएगा, आपको रिपल्सिव फोर्स। तो इधर Fe आ जाएगा, इधर टेंशन फोर्स T आ जाएगा, और इधर इसका वेट mg आ जाएगा। वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा था, तो फिर से आप फोर्स को रिजॉल्व करते, T का एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल कितना आता, थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T साइन थीटा, ये Fe को बैलेंस करता, और T का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा, और ये किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दे तो tan थीटा Fe अपॉन mg आ गया, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन रहने देंगे। उसके बाद आप सेकेंड केस ले लिया, जब ये पूरा सेटअप कहाँ पे चला गया, आपको लिक्विड मीडियम ऑफ डेंसिटी सिग्मा है। तो केस 2 में लिखेंगे तो बस फर्क क्या आ जाएगा कि आपको जब लिक्विड मीडियम में इमर्ज करेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ बायोंसी का टर्म अपने को और दिखाना होगा, ठीक है। तो लिक्विड मीडियम में जब हम लोग फोर्स ऑफ बायोंसी का टर्म दिखाना शुरू करेंगे तो इसी बॉल पे फिर से लिखते, तो ऊपर बायोंट फोर्स दिखा देते Fb, इधर थ्रेड का टेंशन पहले से डिफरेंट होगा तो कुछ T'। लिक्विड मीडियम में आपको फोर्स जो है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स वो अब Fe' ऐसे इलेक्ट्रिकल फोर्स दिखा दिया। फिर से ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये एंगल क्या आएगा, थीटा ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, तो y डायरेक्शन में जब फोर्स दिखाएंगे तो बायोंसी है, और T' का कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, नीचे की तरफ वेट mg है, राइट में T' का कंपोनेंट साइन थीटा है, और लेफ्ट में यहाँ पे आपको फोर्स कौन सा आ गया, तो Fe'। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस करते हैं आप तो आपको पता है, ठीक है,
ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली टी डैश कॉस थीटा अगर लिखना शुरू करते तो ऐसे लिख सकते थे कि टी डैश और कॉस थीटा का जो टर्म है वो mg माइनस और बायनेंसी फोर्स के बराबर आ जाता, और टी डैश जो साइन थीटा का टर्म है तो वो एफ ई डैश के बराबर आ जाता। अब हम लोग सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं, तो यहां से जब tan थीटा लिखते तो ये एफ ई डैश और अपॉन में ये आ जाता mg और माइनस का बायनेंसी फोर्स। ठीक है, अब बायनेंसी फोर्स को जब लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको याद होगा, तो बायनेंसी फोर्स को लिखते थे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा, तो जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ रख देते, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखते मास ऑफ बॉल और अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल, और यहाँ पे ये सिग्मा इंटू जी का टर्म। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने सेकेंड इक्वेशन ऐसे लिख दिया, और यहाँ जो था ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर इक्वेट कर दे तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट किया तो एफ ई और अपॉन में ये एफ ई डैश है एम जी और 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो का टर्म आ गया, और इधर आ जाएगा एफ ई और अपॉन में एम जी। तो दोनों साइड से पहले एम जी को कैंसल आउट कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश आ गया, और इसको 1 माइनस सिग्मा एफ ई अपॉन एफ ई डैश, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब आपको कूलम्ब्स लॉ में मैंने बताया था कि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड इन एयर है और प्लेस्ड इन मीडियम, इनका जब रेशियो लिखेंगे तो एप्सिलॉन आर का टर्म आता था रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर अपने को रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए मीडियम का, तो ये एप्सिलॉन आर यहाँ से सॉल्व हो गया। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, उनको फिर अपन अटेम्प्ट करेंगे होमवर्क में, इसमें आप देख लेंगे बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यूज किया। अब अगला देखते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया था डायरेक्शंस के लिए, वेक्टर सम करते हैं फोर्स को, उसको बस ध्यान रखना है। तो ऐसे कॉलम 1 में आपको फोर्स ऑन चार्ज ए बी एच एंड डी आपको बताना है, और यहाँ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं जल्दी से ये जो आपको ऐसे आपको एक सर्कल ले लेते हैं, और उसके आपको सरकमफ्रेंस पे ऐसे सिमेट्रिकली और चार्जेस रखे गए, सबका मैग्नीट्यूड Q है, और आपको सिमेट्रिकली लोकेटेड है। वो क्वेश्चन में आपको एंगल भी 45 वहां पे मेंशन किया गया है। स्टार्ट करते हैं, तो ये पार्टिकल जैसे A है, तो A पे फोर्स लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि B का फोर्स अगर A पे दिखाते तो इस लाइन के अलोंग है, और ये वाला H का भी फोर्स अगर दिखाते तो इस लाइन के अलोंग है। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इनका यहाँ अगर कंपोनेंट लेते तो कैंसल आउट हो जाता और यहाँ वाला ऐड हो जाता, या डायरेक्टली कहते कि इन दोनों फोर्सेस को जब पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आ गया। सिमिलरली जब आप इस सी चार्ज को देखेंगे और इसके लिए यहाँ पे आप इस चार्ज जी को देखें, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट यही आ जाएगा। फिर वही कहेंगे आप किसके लिए, इस डी चार्ज और यहाँ जो आपको एफ चार्ज है इसके लिए, इनका भी रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, और ये जो बचा ई है उसका तो इसी डायरेक्शन के अलोंग होगा।
तो जितने भी चार्जेस हैं उन सबका अपन फोर्स दिखाए। अब करना क्या है, ध्यान से मैंने यहाँ पे ये जो एरो दिखाया है वो आपको सही कर लेना है। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो आपको फोर्स कैसा होगा यहाँ पे आपको, तो ये फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा। तो फोर्स जब रिपल्सिव होगा तो इस लाइन के अलोंग, यहाँ पे भी रिपल्सिव फोर्स तो इस लाइन के अलोंग ऐसे दिखाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बाहर की तरफ दिखा सकते हैं। तो सारे फोर्स रिपल्सिव है तो इस डायरेक्शन में होंगे। तो जब आप इन सब का रिजल्टेंट लिखते, इन दोनों का तो यहाँ दिखाते, इन दोनों का तो यहीं दिखाते, इन दोनों का यहाँ, और ये तो ऑलरेडी यहाँ है ही। तो ये सारे फोर्सेस किस डायरेक्शन में आ गए, आई कैप के अलोंग। तो फोर्स ऑन ए इज अलोंग आई कैप। तो अगर हम लोग इसको ए, बी, सी और डी लिखते, और यहाँ जो है इसको पी, क्यू, आर और एस, तो ए का मैचिंग यहाँ पे क्या हो गया, एस हो गया। अब वापस आते हैं इस फिगर में। अब अगर अपने को बी पे फोर्स दिखाना है तो बी ये ले लिया, ठीक है। तो बी जब ले लिया तो सिमिलरली अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्री देखते, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला ए जो है वो इधर रिपेल करेगा। तो इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट देखना शुरू करते हैं तो इस लाइन के अलोंग यहाँ कहीं आ जाएगा। सिमिलरली ये इसको इस लाइन के अलोंग और ये इसको इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। फिर से इनका अगर अपन रिजल्टेंट देखना शुरू करते तो यहाँ आ जाता, वही फिर इनके लिए करते ऐसे, ठीक है। इनका भी रिजल्टेंट यहाँ और इसका भी यहाँ। तो ये वाला जो लाइन है इसके अलोंग बी पे फोर्स होगा, और ये अगर देखे इसको थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस ले रहे हैं और इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं, तभी हम लोगों ने इस पे आई कैप के अलोंग फोर्स दिखाया था। तो अब ध्यान से देखिए, तो जब आप वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एक्स के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर आई कैप है और इधर जे कैप है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ई कैप अगर लिखना होता तो इसको हम लोग लिख लेते आई कैप cos 45 और प्लस का लिख लेते जे कैप और sin 45। इन दोनों को जब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो ये आई कैप बाई √2 आ गया और ये वाला जे कैप बाई √2 आ गया। तो बी पे जब फोर्स लिखेंगे तो आपको आर आ गया, बी का मैचिंग, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग किस पे लिख लेते हैं, एच पे लिख लेते हैं। तो एच पे जब फोर्स लिखेंगे तो वो बी की तरह ही आ गया। तो जब एच पे फोर्स लिखना शुरू करेंगे तो वो इस फिगर में जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो एच पे जब हम लोग फोर्स लिखना शुरू करते, ठीक है। तो ये ए था और ये एच था। तो ध्यान से देखिए, अब जब लिखते तो सिमेट्री ऐसे लिख लेते। तो ये वाला जो है जी वाला इसको यहाँ रिपेल करता और ए वाला इसको इस लाइन के अलोंग रिपेल करता, ठीक है, इस लाइन के अलोंग। तो रिजल्टेंट यहाँ आ जाता। सिमिलरली ये वाला बी इस लाइन के अलोंग और ये जो आपको एफ है इस लाइन के अलोंग। फिर से इनका रिजल्टेंट यहाँ। वैसे ही इन दोनों का लिखना शुरू करते और फाइनली इसका। तो इन सब का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग